हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 002 लातिनी अमेरिका में राज्य और समाज, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में एमपीएससी 002 के टॉप 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। आपके एग्जाम में संपूर्ण क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर आप हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखते हैं और इसके क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, 80+ मार्क्स आने की पूरी संभावना बनेगी। और ये वीडियो दिसंबर 2025 के स्टूडेंट और जून 2026 के सेशन के स्टूडेंटों के लिए, दोनों के लिए है, क्योंकि हमारी ये वीडियो 5 साल के जो क्वेश्चंस पेपर है उनका एनालाइज करके टॉप 12 क्वेश्चन लाए। चलिए हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाय लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, लातिनी अमेरिका में राजनीतिक निरंतरता का परीक्षण कीजिए। तो जो लातिनी अमेरिका है उसमें राजनीतिक निरंतरता कैसी बनी हुई रही है, उसके बारे में हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि लातिनी अमेरिका में राजनीतिक निरंतरता क्या है। लातिनी अमेरिका का राजनीतिक इतिहास अगर हम देखें तो काफी अस्थिर और बदलाव से भरा रहा है। फिर भी कई क्षेत्रों में अगर देखें राजनीतिक निरंतरता दिखाई देती रही है। यहां लोकतांत्रिक संस्थाओं का धीरे धीरे मजबूत होना एक प्रमुख प्रवृत्ति है। राजनीतिक दल, सैन्य हस्तक्षेप और सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव भी लगातार बना रहता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये परिवर्तन के बावजूद भी शासन प्रणाली में कुछ स्थायी पैटर्न मौजूद भी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, सैन्य शासन का प्रभाव आज भी कई देशों में राजनीतिक में ऐतिहासिक रूप से दिखाई देता रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जिनका इतिहास एक सैन्य शासन के, जो सैन्य शासन रहा है उनका प्रभाव भी आज भी देखने को मिलता है। सेकंड है, पुराना राजनीतिक दल अब भी सत्ता और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा है, सामाजिक असमानता और आर्थिक चुनौतियां लगातार राजनीतिक मुद्दों का आधार बनी रहती है। इसके अलावा लोक लुभावन जैसे कि नेता नहीं होते, पॉपुलिस्ट नेता का उदय लातिनी राजनीति की स्थायी प्रवृत्ति भी मानी जाती है। फिफ्थ है, लोकतंत्र की ओर से धीरे धीरे बढ़त और चुनाव प्रणाली मजबूत समय के साथ साथ होते रहना, यह भी एक राजनीतिक निरंतरता के रूप में देखी जाती है। विदेश नीति में अमेरिका और क्षेत्रीय संगठनों का प्रभाव लंबे समय से स्थिर बना हुआ है। साथ ही साथ में सामाजिक आंदोलन भी लातिनी अमेरिका में देखे गए, जैसे कि श्रमिक आंदोलन, किसान, आदिवासी समूह, ये भी लगातार राजनीतिक दबाव बनाते रहे। क्वेश्चन सेकंड, क्यूबा और गुयाना में वृक्षारोपण अर्थव्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिए। जो क्यूबा और गुयाना, जो लातिनी अमेरिका के जो देश हैं, इसमें वृक्षारोपण जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बात करेंगे कि क्यूबा और गुयाना में कौन कौन से अर्थव्यवस्था यानी वृक्षारोपण अर्थव्यवस्था स्थापित है। जैसे कि क्यूबा और गुयाना दोनों ही देशों में वृक्षारोपण आधारित अर्थव्यवस्था का विकास उपनिवेशिक काल के दौरान ही हो चुका था। अगर हम बात करें क्यूबा में, तो चीनी और तंबाकू बड़े पैमाने पर खेती ने अर्थव्यवस्था और समाज दोनों को गहराई से प्रभावित किया। और वहीं अगर गुयाना में बात करें, चीनी, कॉफी और चावल के विशाल बागान मजदूर आधारित और निर्यात मुखी अर्थव्यवस्था की पहचान बने हैं। तो इसलिए क्यूबा और गुयाना में वृक्षारोपण अर्थव्यवस्था काफी मजबूत रही है। इन दोनों देशों में वृक्षारोपण प्रणाली ने भूमि वितरण में असमानता, श्रमिकों पर निर्भरता और अर्थव्यवस्था को बाहरी बाजारों पर आश्रित बना दिया, जिसके प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। तो क्यूबा और गुयाना के अंदर जो वृक्षारोपण अर्थव्यवस्था रही है, क्यूबा में देखें कि चीनी, तंबाकू बड़े पैमाने पर खेती होती है, वही एक अर्थव्यवस्था का आधार है। जबकि गुयाना की अगर बात करें, चीनी, कॉफी, चावल का विशाल बागान वहां पर मजदूरों आधारित और निर्यात सुखी अर्थव्यवस्था को पहचान देता है। तो इस तरह से ये जो क्यूबा और गुयाना में वृक्षारोपण अर्थव्यवस्था है। अब इसकी थोड़े से पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि क्यूबा और गुयाना दोनों में वृक्षारोपण प्रणाली का विकास यूरोपीय उपनिवेशवाद के समय ही हो चुका था। यानी क्यूबा और गुयाना में जो वृक्षारोपण अर्थव्यवस्था यानी प्रणाली आई थी, इनका जो डेवलपमेंट है वो यूरोपीय उपनिवेशवाद के समय में हो गया था। सेकंड है, क्यूबा में चीनी और तंबाकू के बड़े बागान हैं। यानी अगर हम क्यूबा की बात करें तो यहां पर सबसे बड़े बागान चीनी और तंबाकू के हैं। और जबकि गुयाना की अगर बात करें तो इसमें चीनी, कॉफी और चावल की बड़ी खेती बड़े पैमाने पर होती है, जो कि क्यूबा और गुयाना की अर्थव्यवस्था का आधार है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, दोनों क्षेत्रों में बागानों के लिए भारी संख्या में अफ्रीकी दासों और बाद में अनुबंधित मजदूरों को लाया गया। क्योंकि पहले जो बागानों के लिए पहले अफ्रीकी दासों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन समय के साथ अब अफ्रीकी दास अब बंद हो गए, तो अनुबंधित मजदूरों को अब काम पे लगाया जाता है और इनका ही इस्तेमाल किया जाता है। वृक्षारोपण अर्थव्यवस्था से भूमि का बड़ा हिस्सा जो है वो धनी मालिकों के हाथ में केंद्रित हो गया, क्योंकि वृक्षारोपण अर्थव्यवस्था के आधार पर बड़े बड़े जो पूंजीपति और शक्तिशाली वर्ग है उनके पास भूमि का टुकड़ा इकट्ठा होता चला गया। तो बड़ी बड़ी भूमि पर धनी मालिकों का
जो हाथ में मतलब जो बड़ी भूमि है वो धनी मालिकों के हाथों में केंद्रित हो गई। इस तरह से अर्थव्यवस्था पर किसका अधिकार आने लगा? धनी वर्ग अब अपना अधिकार एक अधिकार जमाने लगे। 6 पॉइंट इस प्रणाली ने अर्थव्यवस्था को बाहरी बाजारों और यूरोपीय व्यापारियों पर निर्भर ही बना दिया, क्योंकि ये जो कॉफी, तंबाकू, चीनी जो है वो एक्सपोर्ट होती थी बाहर के बाजारों पर, यूरोपीय व्यापारियों के ऊपर ही ये डिपेंड हो गई। सातवां सामाजिक असमानता और श्रमिक शोषण इसके दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड है, लेटिन अमेरिका में नागरिक समाज की भूमिका बताइए। तो बच्चों ये मैं शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूं, इसे ध्यान से समझिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। जैसे कि लैटिन अमेरिका में अगर हम देखें, जो नागरिक समाज है यानी सिविल सोसाइटी है, लोकतंत्र को मौजूद करने और लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग होता है नागरिक समाज। और यहाँ सामाजिक संगठन और मानवाधिकार समूह, किसान एवं श्रमिक यूनियन और युवाओं के आंदोलन लंबे समय से सक्रिय भी रहे हैं। और ये जितने भी आंदोलन जो हैं, जो आम नागरिकों के द्वारा जो चलाए गए हैं, वो नागरिक समाज के द्वारा ही चले गए हैं। और इन्होंने असमानता, भ्रष्टाचार और सैन्य हस्तक्षेप जैसी चुनौती के बीच नागरिक समाज ने जनता की आवाज का नेतृत्व किया। कुल मिलाकर हम देखें, नागरिक समाज ने राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने, शासन को जवाबदेही बनाने में अहम अपना योगदान दिया है। तो यहाँ पर नागरिक समाज जो है वो आम नागरिकों की आवाज उठाता है और वो सरकार तक इनकी आवाज बनता है और सरकार को इनकी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। तो नागरिक समाज की काफी अहम भूमिका रही है। जैसे कि नागरिक समाज मानवाधिकार की रक्षा भी करता है और सरकार द्वारा किए जा रहे दमन के खिलाफ आवाज भी उठाता है। यहां तक कि भ्रष्टाचार, असमानता, गरीबी जैसे मुद्दों पर निगरानी रखकर सरकार को जवाबदेही भी बनाता है। इसके साथ साथ चुनावों में पारदर्शिता नागरिक समाज की बड़ी भूमिका है। स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ये भी नागरिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा किसानों, आदिवासी, महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए भी नागरिक समाज विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाते हैं और इनको जागरूक भी करते हैं। इसके अलावा शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का काम भी नागरिक समाज द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सैन्य शासन या तानाशाही जैसे के समय जो नागरिक समाज ने लोकतंत्र की बहाली के लिए बड़े जन आंदोलनों को संगठित किया और इन नागरिक समाज के द्वारा ही यहाँ पर लोकतंत्र को मजबूती मिली। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से लोगों की आवश्यकता और समस्याओं को नीति निर्माण में शामिल करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो क्वेश्चन नंबर 4, लैटिन अमेरिका में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की भूमिका और उसके प्रभाव बताइए। जो एफडीआई है यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे लैटिन अमेरिका के अंदर। जैसे कि लैटिन अमेरिका में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उद्योग, खनन, ऊर्जा, कृषि और सेवा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लातिन अमेरिका में अपना निवेश किया। इससे रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिला, लेकिन इसके साथ बाहरी निर्भरता और असमानता भी बढ़ी है, क्योंकि बाहर के देशों ने जब लैटिन अमेरिका में अपने पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया तो इससे क्या हुआ, लैटिन अमेरिका में बड़े बड़े जो उद्योग थे वो बाहरी देशों की, यूरोप के देशों के स्थापित हो गए, जिससे लैटिन अमेरिका अब दूसरे देशों पर निर्भर हो गया। इसके अलावा कुल मिलाकर हम बात करें, एफडीआई ने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति दी लेकिन चुनौतियां भी पैदा की। तो इसके अलावा लैटिन अमेरिका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की क्या भूमिका रही है? पहला, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई ने उद्योग, खनन, ऊर्जा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र का तेजी से विस्तार किया। दूसरा, विदेशी कंपनियों ने नई तकनीक, प्रबंधन कौशल और पूंजी लाकर उत्पादन क्षमता को बढ़ाया, जिससे उन्होंने अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनाया, यानी लैटिन अमेरिका की आत्मनिर्भरता खत्म हुई। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में स्थापित हुई। इसके अलावा बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हुए, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। ये सभी जो भूमिका है वो एफडीआई के द्वारा है। इसके अलावा निर्यात आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिला, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। इसके अलावा एफडीआई का परिवहन, संचार, बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एफडीआई ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये लैटिन अमेरिका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका थी। अब बात करते हैं लैटिन अमेरिका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्या प्रभाव पड़े। इसका प्रभाव यह पड़ा कि लैटिन अमेरिका में आर्थिक विकास तो बढ़ा, लेकिन कई देशों में विदेशी कंपनियों पर अत्यधिक निर्भरता भी बनी। इसके अलावा मुनाफे का बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी दूसरे देश ले जाने लगे और स्थानीय लोगों को जो लाभ था वो सीमित हो गया। इसके अलावा भूमि, खनिज, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन हुआ, जिससे पर्यावरण समस्या बढ़ी। तो लातिन अमेरिका के अंदर जो पर्यावरणीय समस्या है वो बाहर के देशों ने बढ़ाई। इसके अलावा श्रमिकों के शोषण, असमान वेतन की समस्या भी कई क्षेत्रों में देखी गई। कुछ देशों में एफडीआई ने क्षेत्रीय असमानता बढ़ाई, शहरों को लाभ मिला, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र पीछे रह गए। इस तरह से ये लैटिन अमेरिका में एफडीआई के प्रभाव थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, लैटिन अमेरिका में सैन्य शासनों की भूमिका पर आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। तो लैटिन अमेरिका में सैन्य शासनों की क्या भूमिका रही है उसके बारे में बात करेंगे। लैटिन अमेरिका में 20वीं शताब्दी के दौरान कई देशों में लंबे समय तक सैन्य शासन रहा। लैटिन राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और कमजोर लोकतांत्रिक संस्थाओं ने सेना को सत्ता हस्तांतरण का अवसर दिया, क्योंकि
लैटिन अमेरिका में जो सैन्य शासन जो स्थापित हुआ वो कमजोर लोकतांत्रिक संस्थाओं के कारण हुआ, क्योंकि आर्थिक संकट और अस्थिरता यानी राजनीतिक अस्थिरता की वजह से यहाँ पर सैन्य शासन बना रहा। सेना ने कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकारें गिराई और अपने नियंत्रण में शासन चलाया। इन सैन्य शासनों ने क्षेत्र की राजनीति, समाज और आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला। तो लैटिन अमेरिका में सैन्य शासनों का स्थापित होने का सबसे बड़े कारण थे। अब बात करते हैं इनकी भूमिका के बारे में। लैटिन अमेरिका में सैन्य शासनों की भूमिका, पहला है सैन्य शासनों ने राजनीतिक अस्थिरता के समय कड़ी व्यवस्था लागू करने के नाम पर सत्ता अपने हाथ में ले ली। सेकंड है लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे संसद, राजनीतिक दल, मीडिया पर कड़ा नियंत्रण स्थापित रखा, इसलिए यहां पर सैन्य शासन स्थापित रहा। इसके अलावा मानवाधिकारों का उल्लंघन, सेंसरशिप, बहुत सारी चीजों पर, अखबार पर, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी और विरोधियों के दमन जैसे कदम व्यापक रूप से अपनाए गए, जिससे यहां पर सैन्य शासन स्थापित रहा। इसके अलावा सैन्य सरकारों ने अर्थव्यवस्था में बाजार उन्मुक्त नीतियों लागू की, जिनमें निजीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला, जिससे यहां पर सैन्य शासन भी स्थापित रहा। इसके अलावा अमेरिका का प्रभाव कई सैन्य शासनों के पीछे रहा, क्योंकि यहां पर लातिन अमेरिका में सैन्य शासन स्थापित करने में पीछे जो सपोर्ट मिल रही थी वो मिल रही थी अमेरिका के द्वारा, क्योंकि इन सैन्य शासन को वो साम्यवाद के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए यहां पर लातिन अमेरिका में सैन्य शासन स्थापित रहा। इसके अलावा सैन्य शासन ने समाज में भय, राजनीतिक दमन का वातावरण पैदा किया, जिससे नागरिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया और यहां पर जो लोगों के अधिकार है उनका काफी हनन किया। इसके अलावा लेकिन कुछ देशों में सेना ने बुनियादी ढांचे, सुरक्षा, प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने का दावा भी किया। इसके अलावा सैन्य शासन समाप्त होने के बाद लोकतंत्र की बहाली कठिन रही, क्योंकि संस्थाएं कमजोर और समाज विभाजित हो चुकी थी, इसलिए सैन्य शासन ने बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डाला, इसलिए यहां पर लोकतंत्र जो है स्थापित तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो ये हमने बात क्वेश्चन करी। क्वेश्चन नंबर 6, गुयाना और त्रिनिदाद में गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो गिरमिटिया जो श्रमिक के बच्चे वो अनुबंधित श्रमिक होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो अफ्रीकी दास थे वो उनकी जो अब वो मिलने बंद हो गए, तो उनकी जगह पर अनुबंधित श्रमिकों को हमने यहाँ पर बड़े बड़े कामों पर लगाया। तो गुयाना और त्रिनिदाद में जो गिरमिटिया श्रमिक है उनकी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। गुयाना और त्रिनिदाद में गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था 19वीं शताब्दी में उस समय शुरू हुई जब दास प्रथा समाप्त हो गई थी और बागानों में श्रमिकों की कमी होने लगी। जब यहाँ पर 19वीं शताब्दी के दौरान जब दास प्रथा जब खत्म हो गई, दास प्रथा पर रोक लग गई, तो यहाँ पर जो दास थे वो मिलने बंद हो गए। तो अब यहाँ पर बागानों पे मालिकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि अब हमारे बागानों में काम कौन करेगा, इसलिए उन्होंने अनुबंधित यानी गिरमिटिया श्रमिकों को अपने कामों में, बागानों में काम करने के लिए उनको हायर करा, उनको लगाया। ब्रिटिश उपनिवेशकों ने भारत से अनुबंध पर मजदूरों को ले जाकर वहां चीनी और अन्य बागानों पर काम पर लगाया। इन श्रमिकों को गिरमिटिया इसलिए कहा गया क्योंकि वे एक लिखित अनुबंध या गिरमिट पर काम करते थे, यानी एक अनुबंध हो जाता था कि ये अब जो व्यक्ति है या तो 5 साल या 10 साल हमारे यहाँ काम करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था काम करने का, वो उतने साल अपने मालिक को छोड़कर दूसरी जगह पर काम नहीं कर सकते थे। और ये जो परमिट होता था, अनुबंध होता था, ये बढ़ भी सकता था। यह व्यवस्था कठोर और शोषणकारी और असमान परिस्थितियों से भरी हुई थी। इसका पहला है अनुबंध प्रणाली। जो गिरमिटिया जो श्रमिक रहे, पहली बात तो ये अनुबंध प्रणाली पर थी। ये जितने भी गिरमिटिया श्रमिक होते थे वो उनके साथ समझौता होता था। श्रमिकों को 5 साल या इससे अधिक अवधि का अनुबंध पर गुयाना और त्रिनिदाद ले जाया जाता था और इनसे काम कराया जाता था। इसके अलावा ये जो गिरमिटिया जो श्रमिक होते थे ये भारत से भर्ती, अधिकतर जो लोग होते थे वो भारतीय होते थे। अधिकतर गिरमिटिया मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश और मद्रास से क्षेत्र से भर्ती करके ले जाते थे। तीसरा है कठिन यात्रा। इन्हें बहुत ही कठिन यात्रा करनी पड़ती थी। श्रमिकों को जहाजों में बेहद खराब परिस्थितियों में ले जाया जाता था, जिससे कई लोगों की मौत भी हो जाती थी। इसके अलावा बागान श्रम, इनको वहां पहुंचते ही उन्हें चीनी, मतलब कॉफी और अन्य बागानों में लंबे समय तक काम, मजदूरी पर काम करना पड़ता था, जितना उनका अनुबंध होता था, जो एग्रीमेंट होता था। इसका कठोर अनुशासन होता था। इसके लिए जो गिरमिटिया श्रमिक होते थे इनके लिए बहुत ही कठोर नियम होते थे, जैसे कि भागने, अनुबंध तोड़ने और विरोध करने पर सजा, जुर्माना और शारीरिक दंड भी दिया जाता था। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी देखने गए। इन भारतीय श्रमिकों ने अपनी भाषा, धर्म, त्योहार और संस्कृति को वहां स्थापित किया, जिसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। इसके अलावा शोषण की विरासत, गिरमिटिया जो श्रमिक जो व्यवस्था थी ये शोषण की विरासत थी। अनुबंध खत्म होने पर कुछ श्रमिक भारत लौटे, लेकिन अधिकतर वहीं बस गए। फिर भी पूरी व्यवस्था श्रम शोषण पर आधारित रही। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसान और भूमि अधिकार आंदोलन की व्याख्या कीजिए। किसान और भूमि जो अधिकार आंदोलन है एक तरह से एक किसान आंदोलन के बारे में ही, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए, किसान और भूमि अधिकार आंदोलन वे आंदोलन है जो जमीन, खेती, पानी, ग्रामीण संसाधनों पर किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए चलाए जाते थे। यानी किसान और भूमि अधिकार आंदोलन, ये आंदोलन जो थे वो संगठन यानी संस्थाओं के द्वारा, यानी नागरिक समाज के द्वारा किसान और भूमि की संरक्षण के लिए जो आंदोलन चलाए गए किसानों के द्वारा, उसे ही हमने किसान और भूमि अधिकार आंदोलन
कहा गया। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य जो था वो भूमि पुनर्वितरण था, यानी जो बड़ी बड़ी जो भूमियां जो बड़े बड़े शक्तिशाली जो धनी वर्गों के पास चली गई उनसे जमीन लेकर किसानों को वितरण करने वाला के उद्देश्य से आंदोलन चलाया गया। इसके अलावा सुरक्षित खेती, उचित कीमत यानी जो फसल हुई है उनको उचित कीमत मिले और शोषण से मुक्ति जैसे मुद्दों को लेकर किसान और भूमि अधिकार आंदोलन चलाए गए। कई देशों में किसान भूमि मालिकों, कंपनियों और सरकार की नीतियों के खिलाफ संगठित होकर न्याय और अधिकार की मांग करते हैं। इसलिए यह आंदोलन ग्रामीण समाज की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा होता है। किसान और भूमि अधिकार आंदोलन का जो पहला उद्देश्य है भूमि का पुनर्वितरण। वो चाहते हैं कि जितने भी जो बड़े बड़े जमींदारों के पास जमीन है उन्हें भूमिहीन छोटे किसानों में बांट देनी चाहिए। दूसरा है किसानों के अधिकार। यह आंदोलन किसानों के अधिकारों के लिए भी चलाया गया। यह आंदोलन किसानों को खेती, सिंचाई, बीज, पानी, मूल्य जैसी बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा के लिए आंदोलन चलाए गए और ये सुरक्षा भी देते हैं। इसके अलावा शोषण के खिलाफ संघर्ष। ये जितने भी आंदोलन किसानों के द्वारा चलाए गए वो शोषण के खिलाफ आंदोलन चलाए गए, जैसे कि बिचौलिए, साहूकारों, कंपनी और जमींदारों द्वारा दिए जाने वाले जो शोषण के विरोध में ये आंदोलन चलाए गए। इसके अलावा न्यायपूर्ण कानून की मांग, जैसे किसान भूमि सुधार कानून, भूमि सुरक्षा कानून और ऋण माफी जैसी नीतियों की मांग करते हैं। इसके अलावा आजीविका की सुरक्षा के लिए भी आंदोलन चलाए गए। इसके अलावा सामाजिक असमानता, जो समाज में असमानता हो रही है, अमीरी गरीबी, इसको गरीबी, जातीय भेदभाव जैसे हो रहे हैं, इसके खिलाफ भी आंदोलन चलाए गए। इसके बाद संगठित प्रतिरोध के लिए भी आंदोलन चलाए गए। कई जगह किसान संगठन, यूनियन आंदोलन, भूमि अधिग्रहण, जबरन बेदखली और कॉर्पोरेट किसान खेती के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष भी चलाए गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, लैटिन अमेरिका में चर्च संस्था की ऐतिहासिक भूमिका का परीक्षण कीजिए। जैसा कि स्टूडेंट लैटिन अमेरिका में अगर हम लैटिन अमेरिका के इतिहास में अगर देखें, कैथोलिक चर्च की जो इतिहास रहा है वो काफी पॉपुलर रहा है, यानी अत्यंत प्रभावशाली रहा है, क्योंकि कैथोलिक चर्च को लैटिन अमेरिका की एक प्रभावशाली संस्था के रूप में देखा गया है। उपनिवेशिक काल में से लेकर आधुनिक समय तक चर्च ने राजनीति, समाज, शिक्षा और संस्कृति को गहराई से भी प्रभावित किया। इसके अलावा स्पेन अगर पुर्तगाल की हम बात करें तो इन्होंने चर्च को शासन का सहयोगी भी बनाया। चर्च ने जनता को धार्मिक और सामाजिक जीवन से जोड़े रखा। समय के साथ साथ चर्च ने मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के समर्थन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे उपनिवेशिक काल में सत्ता का सहयोगी बनाया गया। जब शासन में कैथोलिक चर्च का इन्वॉल्व करा तो इन्होंने समय समय पर मानवाधिकार और सामाजिक न्याय जैसी मुद्दों को जनता के फेवर के लिए बनाया। और स्पेनी पुर्तगाल उपनिवेशवाद के दौरान चर्च शासन का महत्वपूर्ण हिस्सा था और प्रशासन में सहायता करता रहता था। धर्म प्रसार की भूमिका। इसके अलावा जो कैथोलिक चर्च था उसका काम समाज में धर्म का प्रचार करना और लोगों को धार्मिक शिक्षा देना था। इसके अलावा शिक्षा, सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उपनिवेशिक काल में स्कूल, मिशन, अस्पताल, सामाजिक संस्थाएं बड़ी संस्थाओं में चर्च द्वारा चलाई जाती थी। इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव। कई समय तक चर्च सरकारों पर मजबूत प्रभाव डालता रहा, नीतियों को धार्मिक मूल्यों के अनुसार प्रभावित करता रहा। साथ में सामाजिक असमानता का प्रभाव भी देखने को मिला। चर्च अक्सर अभिजात वर्ग के करीब रहा, जिससे सामाजिक असमानता के बने रहने में उसका अप्रत्यक्ष योगदान था। इसके अलावा लोकतंत्र और मानवाधिकार। बाद में काल में चर्च ने कई देशों में मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाई और लोकतंत्र को भी मजबूत किया। और क्वेश्चन नंबर 9 है, लातिन अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलनों के कारण की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। जो भी लातिन अमेरिका में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनके क्या कारण थे उसके बारे में बात करेंगे। लातिन अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक असमानता, राजनीतिक दमन और आर्थिक शोषण के कारण हुआ था। उपनिवेशवाद की विरासत, गरीबी अमीर के बीच बाहरी अंतर और बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप भी इसके कारण रहे, क्योंकि लातिन अमेरिका में बाहरी देशों का हस्तक्षेप था। यहां पर भारी जो गहराई से अगर देखें, गरीबी और अमीरी के बीच काफी अंतर था, बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप जैसी कारणों की वजह से यहां पर क्रांतिकारी आंदोलन देखने को मिले। कई देशों में जनता ने अन्यायपूर्ण शासन और तानाशाही के खिलाफ हथियारबंद एवं जन आधारित आंदोलनों को जन्म दिया। इन आंदोलनों का लक्ष्य स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करना था। इसके अलावा लातिन अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था आर्थिक असमानता। लातिन अमेरिका में अमीर जमींदारों और गरीब किसानों के बीच काफी अंतर था, जिससे असंतोष पैदा हो रहा था। इसके कारण क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला। इसके अलावा राजनीतिक दमन। यहाँ पर सैन्य शासन जैसे भ्रष्ट सरकार और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने से यहाँ पर राजनीतिक दमन की जो स्थिति वो बढ़ने लगी, तो इसके खिलाफ भी यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला। इसके अलावा औपनिवेशिक विरासत की वजह से, जैसे कि भूमि असमानता, नक्सली विभाजन,
और शोषण की संरचना की स्वतंत्रता के बाद भी कायम रही, इसके खिलाफ भी आंदोलन चलाए गए। इसके अलावा विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ भी यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन देखे गए। अमेरिका और अन्य शक्तियों के हस्तक्षेप ने कई देशों में अस्थिरता बढ़ाई और क्रांति की परिस्थितियां भी तेज की। इसके अलावा गरीबी और बेरोजगारी के कारण भी यहाँ पर लातिन अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला। बड़े पैमाने पर गरीबी, मजदूरी, शोषण और बेरोजगारी ने जनता को संघर्ष के लिए मजबूर किया और यहाँ पर तेजी से आंदोलन चलने लगे। इसके अलावा सामाजिक न्याय की मांग की के लिए भी यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन देखे गए। किसान, मजदूरों, छात्रों और आदिवासियों ने समान अधिकार और बेहतर जीवन की मांग करते हुए आंदोलनों में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, लैटिन अमेरिका में आर्थिक उदारीकरण और वैश्विक निर्भरता का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 1990 के दशक से लैटिन अमेरिका में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया तेजी से हुई, क्योंकि 1990 के दशक के बाद लैटिन अमेरिका में आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा दिया जाने लगा, जिनने बाजार को खोलना, बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से निवेश करने लगी लैटिन अमेरिका में। यहाँ बड़े बड़े बाजार स्थापित हुए, निजीकरण, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला और यहाँ की सारी अर्थव्यवस्था का निजीकरण हुआ और व्यापार बाधाओं को कम करना शामिल था। इन सुधारों में कुछ देशों में तेजी से विकास हुआ, लेकिन जगह असमानता और बाहरी निर्भरता भी बढ़ गई। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे वैश्विक बाजार और विदेशी शक्तियों पर अधिक निर्भर हो गई और यहाँ पर लैटिन अमेरिका की जितनी भी अर्थव्यवस्था थी उनकी आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई, क्योंकि लैटिन अमेरिका में बड़े बड़े देशों ने, बाहर के यूरोपीय देशों ने, बाहर के देशों ने लैटिन अमेरिका में जाकर अपनी उद्योगों को स्थापित किया और विदेशी निवेश को बढ़ाया, जिससे इसका अधिकतर जो लाभ था बाहर के देश अपने देश ले जाते थे, जिससे लैटिन अमेरिका के जो देश हैं उनको कम लाभ मिल पाता था। जैसे कि इसका सबसे बड़ा निजीकरण और बाजार सुधार। सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्रों में कंपनियों को बेचकर अर्थव्यवस्था को अधिक मुक्त बनाया, यानी खुले बाजार की नीति, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया और बाहर के देशों से खुलकर व्यापार होने लगा। सेकंड था विदेशी निवेश में वृद्धि, यानी लातिन अमेरिका के अंदर विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया, जिससे उदारीकरण ने बहुराष्ट्रीय कंपनी को आकर्षित किया, जिससे देश उद्योगों और सेवा क्षेत्र का विस्तार भी हुआ। नेक्स्ट है निर्यात पर निर्भरता। जो लातिन अमेरिका थी वो अब निर्यात पर निर्भर हो गई, क्योंकि बाहर से देश ने कंपनी अपनी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया, बाहर से बनी वस्तुएं यहां पर बेचने लगे, तो इससे जो लातिन अमेरिका के देश थे वो बाहर के देशों पर निर्भर हो गए। निर्यात पर निर्भरता, कई देशों ने कृषि, खनन और तेल जैसे कच्चे माल के निर्यात पर अत्यधिक निर्भरता विकसित कर ली। इसके अलावा आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला। उदारीकरण से अमीर वर्ग को अधिक लाभ मिला, जबकि गरीब और श्रमिक वर्ग की स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ। यहाँ पर ऋण और आईएमएफ की भूमिका में वृद्धि होने लगी। विश्व बैंक का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की शर्तों पर नीतियां बनने लगी, जिससे नीति स्वतंत्रता, यानी जिससे नीति निर्माण की स्वतंत्रता कम होगी लातिन अमेरिका में। इसके अलावा स्थानीय उद्योगों का दबाव बढ़ने लगा, उद्योगों पर दबाव बढ़ने लगा। सस्ते विदेशी उत्पादों के कारण घरेलू उद्योग कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि बाहर की कंपनियां जब स्थापित होगी तो उनके सस्ती व कुशल वस्तुएं प्राप्त हुई। कई छोटे व्यवसाय बंद हो गए। इसके अलावा वैश्विक निर्भरता बढ़ने लगी। भारी व्यापार, विदेशी कंपनियां और अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर अत्यधिक निर्भरता ने क्षेत्र की आर्थिक स्वायत्ता को सीमित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्भरता सिद्धांत की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो निर्भरता सिद्धांत होता क्या है कि लातिन अमेरिका में जो निर्भरता सिद्धांत है, ये 1960 और 70 के दशक में लैटिन अमेरिकी विद्वानों द्वारा विकसित किया गया एक विचार है। और यह सिद्धांत ये बताता है कि गरीब देश इसलिए गरीब नहीं है कि वे पिछड़े हैं, बल्कि इसलिए कि वे अमीर देशों पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। क्योंकि निर्भरता सिद्धांत के जो विद्वान थे वो ये मानते हैं कि एक देश जो गरीब है ना, वो पिछड़ा हुआ है इसलिए गरीब नहीं, बल्कि हम लोग जो गरीब हो रहे हैं वो दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं। क्योंकि दूसरे देशों पर हम जब निर्भर हो जाते हैं तो वो देश इस चीज का फायदा उठाते हैं और हमसे अधिक लाभ कमाकर वो अपने देश में ले जाते हैं। विश्व आर्थिक व्यवस्था इस तरह बनी हुई है कि विकसित देश लाभ उठाते हैं और विकासशील देश निर्भर बने रहते हैं, इसलिए विकासशील देश ही रहते हैं। निर्भरता सिद्धांत की अवधारणा अगर बात करें तो निर्भरता सिद्धांत वालों ने विश्व को दो भागों में बांटा है, जैसा कि अमीर देश और गरीब देश। यानी अमीर देशों को केंद्र और गरीब देशों को परिधि माना है। जैसे कि ये केंद्र होता है, इसकी परिधि होती है ना, तो ये तो सारा लाभ उठाता है, इसके आसपास के देशों से परिधि में रहते हैं, यानी गरीब देश होते हैं। इसके अलावा परिधि देश कच्चा माल, सस्ता श्रम उपलब्ध कराते हैं, जबकि केंद्र देश लाभ कमाते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित करने से तो यहाँ पर सस्ते सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। इनका लाभ सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को ही मिल पाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का ढांचा ऐसा है कि गरीब देश हमेशा आर्थिक रूप से कमजोर बने रहते हैं, क्योंकि सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अमीर देश और बड़े बड़े बाजारों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। इसके अलावा विदेशी निवेश, ऋण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, गरीब देशों की निर्भरता और बढ़ जाती है। इसके अलावा परिधि देश यानी अमीर देश का विकास केंद्र देशों के हितों पर निर्भर हो जाता है। वे स्वतंत्र रूप से नीति नहीं बना पाते और सारी नीतियां जो परिधि देश हैं वो बनाते हैं, और जो गवर्नमेंट भी है उनके हितों में ही सारे कानून और नीतियां बनाने लगते हैं।
यह सिद्धांत दिखाता है कि वैश्विक आर्थिक संरचना शोषण आधारित होती है। यह समाधान के रूप में आत्मनिर्भरता, औद्योगिकरण और बाहरी शक्तियों पर कम निर्भरता की बात कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लातिन अमेरिका में लोकतंत्र कैसे काम करता है, विस्तृत वर्णन कीजिए। लातिन अमेरिका में लोकतंत्र का विकास एक लंबी और संघर्षपूर्ण प्रक्रिया का परिणाम है, क्योंकि लातिन अमेरिका में प्रारंभ में सैन्य शासन स्थापित हुआ और यह लोकतंत्र आने में उनसे बहुत ही एक लंबा समय और बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, इसलिए लातिन अमेरिका में लोकतंत्र स्थापित हुआ। लेकिन अगर अभी भी हम देखें कि बहुत से लातिन अमेरिका में अभी भी लोकतंत्र नहीं बल्कि वहां पर सैन्य शासन का प्रभाव देखने को मिलता है। 20वीं शताब्दी में कई देशों ने सैन्य शासन, तानाशाही, राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया, लेकिन 1980 के बाद क्षेत्र में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित होने लगी। आज अधिकांश लैटिन अमेरिकी देश चुनाव, राजनीतिक दलों और नागरिक स्वतंत्रता पर आधारित लोकतांत्रिक ढांचे को अपनाते हैं। हालांकि लोकतंत्र यहां कम काम करता है, पर इसे कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि नियमित चुनाव व्यवस्था। यहाँ पर लोकतंत्र, लातिन अमेरिका में लोकतंत्र इसलिए काम होता है, वहां पर नियमित चुनाव व्यवस्था है। लातिन अमेरिका में राष्ट्रपति और संसद के चुनाव नियमित रूप से कराए जाते हैं। चुनावी बहुदलीय व्यवस्था पर आधारित होते हैं, जिससे जनता को नेतृत्व चुनने का लोकतांत्रिक अधिकार मिलता है, इसलिए यहाँ पर लोकतंत्र कायम रहता है। सेकेंड है, राष्ट्रपति प्रणाली का प्रभाव भी देखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित रहता है। अधिकांश देशों में राष्ट्रपति शासन लागू है, जहां राष्ट्रपति, राज्य सरकार दोनों प्रमुख होता है। इससे कार्यपालिका सत्ता मजबूत होती है, लेकिन कई बार राजनीतिक टकराव भी उत्पन्न होता है। इसके अलावा बहुदलीय राजनीतिक संस्कृति भी देखी गई। यहाँ कई राजनीतिक दल सक्रिय हैं और बहुत सारे दल होने से यहाँ पर लोकतंत्र कायम हो पाया है, जिनमें वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्य मार्गी दल शामिल है। ये दल सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधार, श्रमिक अधिकार और उद्योग नीतियों पर अलग अलग विचार रखते हैं। इसके अलावा नागरिक समाज की भागीदारी, जिसकी वजह से यहाँ पर लोकतंत्र को कायम रखा है, जैसे मानवाधिकार संगठन, मजदूर यूनियन, महिला समूह, आदिवासी संगठन, युवा आंदोलन लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये सरकार को जवाबदेही बनाते हैं और जनता की समस्याओं को उजागर करते हैं, इसलिए बहुत सी वहां की जो अधिकतर जनसंख्या लोकतंत्र को ही स्वीकार करती हैं। इसके अलावा मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने भी यहाँ पर लोकतंत्र को बहुत ही मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। स्थानीय संस्थाएं, जो शासन संस्थाएं हैं, जैसे नगर पालिकाएं, जैसे लोकल सिटी पर जो स्थानीय परिषदें हैं, इनकी निकट शासन प्रदान करती है और इसकी वजह से भी विभिन्न योजनाएं आवश्यकता अनुसार बनती रहती है। इससे भी लोकतंत्र यहाँ पर स्थापित रहा है और न्यायपालिका की भूमिका भी एक सबसे बड़ी अहम भूमिका है, जो यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। कई देशों में नागरिक न्यायपालिका स्वतंत्र है और मानवाधिकार व संविधान की रक्षा करती है। हालांकि कुछ जगह भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप और संस्थागत कमजोरी भी देखने को मिलती है। तो हमने ये बात करी क्वेश्चन के बारे में कि लातिन अमेरिका में लोकतंत्र कैसे कायम करता है। तो ये मैंने आपको स्टूडेंट टॉप 12 क्वेश्चंस MPSC 002 के कराए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।